ये कहानी है कुसुमपुर की, जो बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच बसा एक छोटा सा शांत और बेहद सुंदर गांव था। यहाँ का माहौल और खूबसूरती यहाँ घूमने आने वाले हर व्यक्ति के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। वाह यार, ये गांव कितना सुंदर है। हाँ, खूबसूरत तो है, लेकिन ये जगह सिर्फ एक दो दिन के लिए ठीक है। रोज रोज की बढ़ती ठंड कौन झेलेगा भला। सिया ने बिल्कुल सही कहा था। असल बात ये थी कि कुसुमपुर कोई साधारण गांव नहीं था। यहाँ साल के 12 महीने केवल ठंड ही ठंड रहती थी और हर 5 साल बाद ये ठंड और भी बढ़ जाती थी। इस कारण कुसुमपुर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और इसी स्थिति को बदलने जा रहा था मनीष, जो गांव का एक मेहनती और प्रतिभावान वैज्ञानिक था। उफ, ये ठंड, मैं इसका क्या करूं? कुछ नहीं कर सकता तू भाई। पता है ना, हमारे गांव में साल के 12 महीने ठंड रहती है। तू चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बदलेगा। ठंड हर साल और बढ़ती जाएगी और एक दिन हम इसी ठंड से मर जाएंगे। चल, अब लैब बंद करने का समय हो गया है। रोहन की बात सुनकर मनीष नाराज हो गया। कहीं ना कहीं उसे पता था कि रोहन की बात में सच्चाई है, लेकिन चुनौती से हार मानना ये बात मनीष को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। उसे विश्वास था कि आज नहीं तो कल वो इस गांव को ठंड से बचा कर रहेगा। लोग चाहे जो भी कहें, लेकिन मैं अपने प्रयोग से इस गांव को ठंड से बचा कर ही रहूंगा। फिर जैसा निर्णय मनीष ने लिया था, वो दिन रात कुसुमपुर की अद्भुत प्राकृतिक स्थितियों का अध्ययन करता रहा। कभी पुरानी किताबें पढ़ता तो कभी मिट्टी का परीक्षण करता, और एक दिन उसके हाथ कुछ ऐसा लगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अरे मनीष, ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं, अपने नए प्रयोग पर शोध कर रहा हूँ। अच्छा, बताओ जरा, किस चीज पर रिसर्च की जा रही है? बताता हूँ। ये देख, हमारे गांव का एक खास नक्शा। यहाँ पूर्व दिशा में जो पहाड़ है ना, वहां एक कुआं दिखाया गया है। और तुझे पता है उस कुएं में क्या है? क्या? गर्म लावा। क्या? हमारे इतने ठंडे गांव में लावा? हाँ, मैं भी देखकर हैरान रह गया था। लेकिन अगर ये नक्शा उस कुएं को दिखा रहा है तो वो कुआं यकीनन मौजूद है। और अगर मैंने उस कुएं को ढूंढ लिया तो मैं वो कर पाऊंगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और जरूरत पड़े तो मैं इस प्रयोग में तेरी पूरी मदद करूंगा। गर्म लावा से भरे उस गुप्त कुएं के बारे में सुनकर रोहन दंग भी था और खुश भी। अब तक उसे मनीष की बातों पर पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन लावा वाले कुएं के बारे में जानकर उसे पूरा विश्वास हो गया कि मनीष एक दिन गांव का भविष्य बदल कर रहेगा। और अब रोहन भी उसके हर कदम पर साथ देने के लिए तैयार था। अगले ही दिन दोनों उस रहस्यमयी कुएं की खोज में निकल पड़े। मनीष ने लैब से खास उपकरण, सेंसर और तापमान नापने वाले गैजेट्स तैयार किए और रोहन ने रास्ते के लिए जरूरी सामान बांधा। सुबह की हल्की धूप में वे पहाड़ों की ओर चल पड़े। घने जंगल, फिसलन भरी बर्फ, तेज ठंडी हवाएं, हर मोड़ पर कोई न कोई बाधा उनका इंतजार कर रही थी। कहीं सेंसर अचानक बंद हो जाए, कहीं पहाड़ी रास्ता टूटकर रास्ता रोक दे, तो कहीं बर्फीली हवाएं उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश करें। लेकिन दोनों हार मानने वाले नहीं थे। हर मुश्किल को पार करते हुए, हर रुकावट का हल निकालते हुए आखिरकार शाम होते होते वो गुप्त लावा कुआं उनके सामने था। रोहन, ये रहा, हमें कुआं मिल गया। वाह, यही तो चाहिए था। गांव की ठंड से जुड़ी समस्या का असली समाधान अब उनके हाथों में था, लेकिन ये जीत इतनी आसान नहीं थी। घने जंगलों में घंटों भटकना, नुकीले पत्थरों से रास्ता काटना, पहाड़ी हवाओं की मार झेलना, हर कदम पर उन्हें लगा मानो प्रकृति उनकी हिम्मत की परीक्षा ले रही हो। लेकिन दोनों ने हर मुश्किल का सामना करके अपना काम कर ही लिया। तो रोहन, हम लावा को टैंकर में भरकर लैब तक ले आए हैं। अब तुझे एक महत्वपूर्ण काम करना है। बता,
तुझे इस जमा किए लावा को छोटे छोटे क्यूब्स में बदलना है। हर 500 क्यूब्स का एक समूह बनाना है और ऐसे हमें 1000 समूह बनाने हैं। इन्हें हम माइक्रो फैब्रिक में लगाकर एक कोल्ड एंड हीट कंट्रोल कंबल बनाएंगे जिसे गांव वाले रोज इस्तेमाल कर सकेंगे। वाह वाह मनीष, लावा के क्यूब से बने कंबल, इस बारे में तो किसी ने आज तक सोचा भी नहीं होगा। देखना, तेरा ये प्रयोग जरूर सफल होगा। मनीष की बात सुनकर रोहन बिल्कुल चौंक गया। ऐसा अनोखा विचार उसने कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन मनीष की दूरदर्शिता के कारण अब ये संभव हो रहा था। रोहन ने बिना बताए कंधों पर पूरी जिम्मेदारी ले ली। उसने अपने कॉलेज के कुछ नए छात्रों की टीम बनाकर काम शुरू कर दिया। उधर मनीष बाकी तकनीकी प्रक्रियाओं पर ध्यान देता रहा। कई महीनों की मेहनत के बाद कोल्ड एंड हीट कंट्रोल कंबल तैयार हो गया और दोनों ने तुरंत उसे गांव वालों को सौंप दिया। गांव वालों, यहाँ आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे गांव में साल के 12 महीने ठंड रहती है और हर 5 साल बाद ये ठंड और भी बढ़ जाती है। इस बढ़ती ठंड से लड़ना सभी के लिए मुश्किल हो गया है, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं। आपकी इस परेशानी का हल है हमारा बनाया हुआ कोल्ड एंड हीट कंट्रोल लावा ब्लैंकेट, जो आपको इस कड़ाके की ठंड से बचाएगा। सच? मनीष के इस अनोखे आविष्कार को देखकर गांव वाले दंग रह गए, लेकिन जब उन्होंने इस कंबल को इस्तेमाल किया तो मानो जादू ही हो गया। गांव वालों की ठंड की समस्या काफी कम हो गई, उनकी सेहत में सुधार होने लगा और जीवन फिर से सामान्य लगने लगा। भाई वाह मनीष, मान गया। आखिरकार तूने अपने गांव को ठंड से बचा ही लिया। और ये तेरी मदद के बिना संभव नहीं था। दोस्त इसी काम के लिए तो होते हैं। वैसे एक खुशखबरी है, आज ही हमारे प्रोफेसर का फोन आया था। उन्होंने बताया कि तुम्हें सरकार की ओर से इस प्रयोग की सफलता पर पुरस्कार मिलने वाला है और जल्दी ही इस तकनीक को पूरी दुनिया में पहुंचाया जाएगा। सच? यार, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। ये तो किसी सपने जैसा है। सपना नहीं, हकीकत है। तेरी मेहनत और तेरी जिद की हकीकत। रोहन की बात सुनकर मनीष खुशी से भर उठा। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसका पहला ही प्रयोग न सिर्फ सफल होगा, बल्कि बड़े बड़े लोग उसकी सराहना भी करेंगे। अब मनीष का आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। वो आने वाली जिंदगी में नई ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार था। अंततः मनीष का ये प्रयोग सफल हुआ और उसे उसकी मेहनत का सच्चा इनाम मिला। यही तो होता है सच्चे मन और निष्ठा से की गई मेहनत का परिणाम। एक गांव में अंकुर नाम का एक गरीब व्यक्ति रहा करता था। अंकुर गांव में छोटी मोटी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाला करता था। बिंदिया, चल बाजार चलते हैं, थोड़े से पैसे बचे हैं, बस आज की ही सब्जी और आटा आ सकता है। बिंदिया अपनी माँ के साथ बाजार चली गई। बाजार में अचानक बिंदिया की नजर एक बर्फ गोले के ठेले पर पड़ी। माँ, देखो ना कितनी गर्मी हो रही है, मुझे एक बर्फ का गोला खिला दो ना। अपनी बेटी की बात सुनकर विद्या बर्फ के गोले के ठेले के पास जाकर ठेले वाले से बोली, भैया, एक बर्फ का गोला कितने का है? 10 रुपए का। क्या? 10 रुपए का? मैं जब छोटी थी तब 1 रुपए का आता था। वो जमाने चले गए, खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। विद्या अपने घर पर आ गई। शाम को जब उसका पति वापस आया तो बोला, क्या बात है विद्या, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? आज मुझे पहली बार पता चला कि गरीब की समाज में कोई इज्जत नहीं होती। आखिर हुआ क्या है, कोई बताएगा मुझे? विद्या रोते हुए सारी घटना अंकुर को बताने लगी। तुम जरूर सत्तू गोले वाले के पास चली गई होगी। सत्तू वैसे भी हर ग्राहक से बड़ी बदतमीजी से बात करता है। अगले दिन अंकुर मुखिया जी के पास चला गया। क्या बात है अंकुर, आज मेरे घर का रास्ता कैसे याद आ गया? आप गलत सोच रहे हैं मुखिया जी, मैं तो यहाँ पर आपसे कुछ पैसे उधार मांगने के लिए आया हूँ। अंकुर की बात सुनकर मुखिया चौंकते हुए बोला,
अंकुर, पैसे उधार उन्हें दिए जाते हैं जिनमें वापस लौटाने की क्षमता हो। मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए मुखिया जी। मैं एक बर्फ के गोले का ठेला लगाना चाहता हूँ। आप मेरी मदद कर दीजिए। शाम तक जितनी भी बिक्री होगी उसमें से सिर्फ 1/4 आप मुझे दे दीजिए, बाकी आप रख लीजिएगा। अंकुर की बात सुनकर मुखिया अपने मन में बोला, ये तो एक नंबर का मूर्ख निकला। सिर्फ 1/4 ही मांग रहा है। इसका मतलब 100% में 75% का मुझे फायदा होगा। ठीक है, मुझे तुम्हारा सुझाव पसंद आया, लेकिन याद रखना शाम तक मुझे मेरे मुनाफे के पैसे मिल जाने चाहिए। इतना बोलकर मुखिया ने कुछ पैसे अंकुर के हाथ में रख दिए। अंकुर खुशी खुशी अपने घर पर चला गया और सारी बात अपनी पत्नी को बताता हुआ बोला, देखना विद्या, हमारे बर्फ के गोले का ठेला हमारे गांव में धूम मचा देगा। मुझे बचपन से ही बर्फ के गोले बनाना बहुत पसंद है। और हाँ, अब बिंदिया को भी दूसरों की दुकानों पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगले दिन अंकुर ठेले पर बर्फ के गोले रखकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बेचने लगा। एक ग्राहक भयंकर गर्मी में अपने माथे का पसीना पोंछते हुए अंकुर के ठेले के पास आकर खड़ा हो गया। क्या बात है भैया, आपके माथे से तो बहुत पसीना बह रहा है। हाँ भैया, दूसरे गांव से पैदल चलकर आ रहा हूँ। क्या मुझे एक बर्फ का गोला खाने को मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन भैया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर मुझ पर भरोसा हो तो कल मैं इसी जगह पर इसी समय पर आकर तुम्हें पैसे दे जाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आप नहीं भी देंगे तब भी आपको यह बर्फ का गोला खिलाना मेरा कर्तव्य बनता है। किसी की मदद करना बहुत पुण्य का काम होता है। इतना बोलकर अंकुर ने उस ग्राहक को एक बर्फ का गोला तैयार करके दे दिया। ग्राहक खाकर खुश होता हुआ बोला, तुम तो सत्तू से भी अच्छा बर्फ का गोला बनाते हो और तुम्हारा स्वभाव भी बहुत अच्छा है। अगर तुम्हारी जगह सत्तू होता तो मुझे अब तक गालियां बककर यहाँ से भगा चुका होता। अगले दिन वो ग्राहक अंकुर को पैसे देकर चला गया। अंकुर की दुकानदारी पूरे गांव में जमने लगी। अब अंकुर के हिस्से में 1/4 रकम भी शाम तक बहुत सारी जमा होने लगी। अंकुर शाम को अपने हिस्से के पैसे अपनी पत्नी विद्या के हाथ में रख देता है। आपने तो कहा था कि आपने मुखिया जी से सिर्फ 1/4 हिस्सा ही मांगा है, लेकिन आप जो रोज रोज मेरे हाथ में बहुत सारे पैसे रख देते हैं, वो? ये सब ईश्वर की कृपा है विद्या, जबकि मैं तो बच्चों को बर्फ के गोले मुफ्त में खिलाता हूँ। ये काम आप बहुत अच्छा करते हैं। बच्चों से बर्फ के गोले के पैसे नहीं लेने चाहिए। इधर सत्तू चिंतित अवस्था में अपनी दुकान पर अपने नौकर रामू को बुरी तरह से डांट रहा था। ये सब क्या हो रहा है रामू? मैं देख रहा हूँ पिछले 1 महीने में हमारी बिक्री में बहुत तेजी से गिरावट आई है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है सेठ जी। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि गांव का हर व्यक्ति अब सिर्फ अंकुर के ठेले से ही बर्फ का गोला खरीदता है, क्योंकि वो गरीबों से और बच्चों से पैसे नहीं लेता। अब तो मुझे इस अंकुर का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इधर अंकुर भयंकर गर्मी में धूप में खड़ा हुआ ग्राहकों का इंतजार कर रहा था कि तभी एक सुंदर 10 वर्षीय लड़की जो कि बहुत अच्छे कपड़े पहनी हुई थी, वो आकर बोली, मुझे भी एक बर्फ का गोला खिलाइए ना। मैंने बहुत तारीफ सुनी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन तुम्हारे कपड़े देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम बहुत अमीर घराने की कोई सुंदर बच्ची हो। आपको खिलाना है तो खिलाइए, नहीं तो मना कर दीजिए। अंकुर मुस्कुराता हुआ एक बर्फ का गोला उस सुंदर बच्ची को देता हुआ बोला, मैं बच्चों का दिल नहीं तोड़ता। वो लड़की बर्फ का गोला खाते हुए अंकुर से बोली, लेकिन मेरा घर तो यहाँ से बहुत दूर है। आपने मुझे बर्फ का गोला खिलाया है, इसके बदले में मैं आपको बर्फ के गोले के पहाड़ का पता बताऊंगी। लेकिन अभी उसका समय नहीं आया है, परंतु जल्दी आ जाएगा। इतना बोलकर वो बच्ची वहाँ से चली गई। अंकुर ने बच्ची समझकर उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। शाम को अंकुर जब मुखिया के पास गया तो वहाँ उसने सत्तू को बैठे हुए पाया। अंकुर, कल से तुम्हें बर्फ के गोले का ठेला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
क्या मुझसे कोई गलती हो गई? मैंने तुम्हें धंधा करने के लिए पैसे दिए थे, लोगों को मुफ्त में बांटने के लिए नहीं दिए थे। लेकिन मैं आपके हिस्से का पैसा तो ईमानदारी से आपको दे जाता हूँ। सारे के सारे पैसे मेरे ही तो हैं, इसमें तुम्हारा क्या हिस्सा है? अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अगले दिन मुखिया ने अंकुर का ठेला भी उसके घर से उठवा लिया। अंकुर बेचारा फिर से सड़क पर आ गया। वो चिंतित अवस्था में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कि तभी वही बच्ची उसके पास आकर बोली, मैंने आपसे कहा था ना कि समय बहुत जल्दी आने वाला है, चलिए मेरे साथ। अंकुर इससे पहले कुछ समझता कि तभी उस बच्ची ने उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो? वो सामने पहाड़ देख रहे हो ना, वहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। अंकुर उस छोटी बच्ची के साथ सामने वाले पहाड़ पर चला गया। अचानक उसे उस पहाड़ के ठीक सामने एक बहुत ही सुंदर पहाड़ नजर आया, जो कि बर्फ के गोले का पहाड़ था। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मैं जो देख रहा हूँ क्या वो सच है। ये तो बर्फ के गोले का पहाड़ है। तभी अंकुर ने देखा कि एक बहुत सुंदर स्त्री बर्फ के गोले की झोपड़ी से निकलकर बोली, ये मेरी ही बेटी है कि तुमने गर्मी में इसे अपने हाथ का बर्फ का गोला खिलाया तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। ये बर्फ के गोले का पहाड़ आज से तुम्हारा हुआ। तुम यहाँ से जितने बर्फ के गोले ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो, और हाँ, इस रहस्य का पता तुम किसी को मत बताना। तभी अंकुर की नजर उस बर्फ के गोले के पहाड़ पर एक बहुत सुंदर ठेले पर पड़ी। अरे ये तो बहुत ही सुंदर ठेला है, बिल्कुल बग्गी की तरह लगता है। तुम हमारे बर्फ के गोले के पहाड़ से इस बग्गी नुमा ठेले पर बर्फ के गोले रखकर ले जा सकते हो। जब तक ये इसके अंदर रहेंगे तब तक ये पिघलेंगे नहीं। अंकुर उसी समय बहुत सारे बर्फ के गोले उस बग्गी नुमा ठेले में रखकर अपने गांव आ गया और गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बेचने लगा। शाम तक अंकुर को इतनी आमदनी हो गई जितनी कि वो महीने भर में भी नहीं कमा पाता था। ये आपका ठेला तो बहुत ही सुंदर है जी, कहाँ से मिला ये आपको? ये एक रहस्य है विद्या, इसके बारे में ना पूछो तो ही अच्छा है। अंकुर की बात सुनकर विद्या ने मुस्कुरा दिया। कुछ ही महीनों में अंकुर के बर्फ के गोले आसपास के गांवों और शहरों में भी प्रसिद्ध होने लगे। अब तो बड़े बड़े महानगरों से भी लोग सिर्फ अंकुर के ही बर्फ के गोले का स्वाद लेने के लिए उसके गांव में आने लगे। अंकुर का घर टूटी फूटी झोपड़ी के बजाय एक हवेली में परिवर्तित हो चुका था, और यही बात मुखिया और सत्तू को पसंद नहीं आई। ये सब क्या हो रहा है मुखिया जी? मैं आपको हर रोज अपने बर्फ के गोले की दुकान में से 25% हिस्सा दे देता हूँ, और मैं फिर भी सड़क पर आ गया। कुछ तो गड़बड़ है। उसके पास जो ठेले की तरह जो बग्गी है वो किसी भी एंगल से इस संसार की मालूम तो नहीं पड़ती। मुझे लगता है कि हम दोनों को उस पर नजर रखनी चाहिए। सत्तू और मुखिया उस दिन से अंकुर पर नजर रखने लगे, और एक दिन उन्होंने अंकुर को उस बर्फ के गोले के पहाड़ पर जाते हुए देख लिया। क्या मैं जो देख रहा हूँ वो सच है? हाँ, ये सच है, बिल्कुल सच है। अब समझ में आया कि इस भिखारी के पास इतनी दौलत कहाँ से आई। तो फिर देर किस बात की है? आज से हम दोनों भी इसी बर्फ के गोले के पहाड़ से गोले लेकर बेचेंगे। चलो। सत्तू और मुखिया बर्फ के गोले के पहाड़ पर चले गए कि तभी उन्हें वही स्त्री झोपड़ी से बाहर निकलती हुई दिखाई दी। तुम दोनों का स्वागत है। तुम यहाँ से जितने भी बर्फ के गोले ले जा सकते हो ले जाओ। वहाँ सामने तुम्हें एक बग्गी नुमा ठेला दिख रहा है, उसमें तुम ये बर्फ के गोले भर लो। सत्तू और मुखिया बड़ी ही तेजी से बर्फ के पहाड़ से बर्फ के गोले भरने लगे। आज के लिए तो इतना काफी है मुखिया जी, चलिए अब घर चलते हैं। मुखिया और सत्तू अपने घर की ओर चल दिए, मगर उन्हें रास्ता ही नजर नहीं आया।
वो फिर घूम फिर कर उसी जगह आकर खड़े हो जाते जहाँ से वो चलते थे। तभी वो सुंदर स्त्री हंसती हुई बोली, माफ करना, दरअसल तुम जिस बर्फ के गोले के पहाड़ पर खड़े हो, वहाँ पर से वही व्यक्ति घर जा सकता है जिसका मन साफ हो और जिसके दिल में इंसानियत हो। क्या मतलब है तुम्हारा? ये तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि तुम जिस पहाड़ के रास्ते से यहाँ आए हो, वहाँ एक अनोखा द्वार है। वहाँ एक अनदेखा द्वार है जो इस दुनिया में खुलता है। अब तुम हमेशा के लिए यहीं पर फंसे रह जाओगे। इतना बोलकर वो सुंदर स्त्री गायब हो गई। मुखिया और सत्तू वहाँ पर हमेशा के लिए फंसे रह गए और अंकुर आज भी बर्फ के गोले पहाड़ से लाकर गांव में बेचता है। पीपलपुर गांव उत्तर भारत के एक शांतिपूर्ण कोने में बसा हुआ था। यहाँ की हर सुबह ताजगी से भरी होती थी। यहाँ के लोग मेहनती थे, लेकिन गांव के ज्यादातर लोग गरीबी के दुख से जूझ रहे थे। गोपाल अपने किसान दोस्त मनोहर से बातें कर रहा था। पता नहीं इस गांव में अब पहले जैसी अमीरी क्यों नहीं रही। हाँ, कुछ सालों से गरीबी काफी बढ़ गई है। बात यह है कि हम लोग मेहनत करते हैं, लेकिन पता नहीं लक्ष्मी जी क्या चाहती हैं, वो हमसे प्रसन्न ही नहीं होती हैं। अरे हम जैसे आम लोग क्या कर सकते हैं? इस बारे में गांव के सरपंच को कुछ करना चाहिए। शहर से कुछ लघु उद्योग गांव में लाएं, किसानों की फसलों को अच्छे दाम दिलाने की कोशिश करें और युवाओं के रोजगार के लिए कुछ करें। लेकिन नहीं, संपत राम तो सरपंच के नाम पर धब्बा हैं। भला उनसे क्या उम्मीद करें? आओ, तो काम वक्त पर पूरा नहीं होगा। चलो काम पर लगते हैं। हाँ, काम तो करना ही होगा। गांव में कोई काले तेल का कुआं थोड़े ना बन जाएगा जिसे बेचकर हम अमीर बन जाएं। हाँ, सही कह रहे हो। गोपाल का खेत छोटा था, लेकिन वो अपने खेत से ही अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी पत्नी आशा और एक 10 साल का लड़का राघव उसका सहारा थे। एक दिन आशा गोपाल से कहने लगी, गोपाल, हम कब तक इसी तरह मेहनत करते रहेंगे? क्या हमारी किस्मत कभी बदलेगी? इस गरीबी ने तो हमारी जान ही निकाल दी है। आशा, हिम्मत मत हारो। भगवान हमारी मेहनत देख रहे हैं। एक दिन सब ठीक होगा। हमें बस अपना काम सही तरीके से करते रहना होगा। गोपाल का आत्मविश्वास और उसकी मेहनत और उसका प्यार ही था जो इस परिवार को कठिन परिस्थितियों में भी एक साथ रखे हुए था। लेकिन उनकी चिंता का एक और कारण था, उनका बेटा राघव। वो बचपन से ही बीमार रहता था। इस गरीबी से तो हम जैसे तैसे लड़ लेते हैं, लेकिन राघव की ये बीमारी मुझसे देखी नहीं जाती। गांव के आसपास के हर डॉक्टर और वैद्य से इलाज करवा लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कल फिर से इसे एक डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। आशा अपने बेटे राघव को डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने राघव को चेक करने के बाद कहा, असल में जब राघव आपके गर्भ में था तो आपका सही तरीके से ध्यान नहीं रखा गया था। इसके कारण राघव के शारीरिक विकास में कमी आई है। अक्सर ऐसे मामलों में बच्चा जन्म के बाद भी कमजोर रहता है। अब पता नहीं डॉक्टर साहिबा, गलती कहाँ हुई? हमने तो अच्छे से ही देखभाल की थी। डॉक्टर आंटी, क्या मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा? क्यों नहीं बेटा, अगर राघव को शहर ले जाकर किसी अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाया जाए तो ये ठीक हो सकता है, लेकिन उस इलाज में काफी खर्चा आएगा। अच्छा, कितने पैसे लगेंगे? पैसे तो काफी लगेंगे, शायद रकम लाखों में हो सकती है। डॉक्टर के कहने पर राघव का इलाज कराने के लिए गोपाल और आशा उसे शहर ले जाना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी के कारण वे जा नहीं सकते थे। इस गरीबी का इतना दुख पहले कभी नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। पैसे होते तो जल्दी जाकर शहर के डॉक्टर को दिखा लाते। मैं कोशिश कर रहा हूं। इस बार अच्छी फसल हुई तो सबसे पहले यही काम करेंगे। तब तक हमें राघव का काफी ख्याल रखना होगा। अब गोपाल अपने खेत में ज्यादा मेहनत करने लगा। एक दिन हल चलाते हुए अचानक हल किसी सख्त चीज से टकरा गया। गोपाल ने घबराते हुए हल को बाहर खींचा और देखा
कि जमीन से कुछ चमकदार चीज निकल रही थी। उसे बाहर खींचते हुए गोपाल ने देखा कि ये एक सोने का दीपक था जो अब तक जमीन में गड़ा हुआ था। ये क्या है? ये तो बहुत पुराना दीपक लगता है। इसे घर ले जाकर साफ करता हूँ। गोपाल जब घर आया तो उसने दीपक को साफ किया। तब पता चला कि वो दीपक सोने का है। आशा दीपक को देखकर बहुत खुश हुई। आशा ने दीपक को देखकर खुशी से कहा, वाह, ये तो सोने का दीपक लगता है। सुनो जी, इसे अगर हम बेच दें तो अच्छे पैसे आ सकते हैं। हम राघव का इलाज करवा सकते हैं। हमारी गरीबी भी इससे दूर हो सकती है। सही कह रही हो आशा। कल ही शहर जाकर इस दीपक को बेच आऊंगा। अब हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। देखो तो, ये दीपक कितना बढ़िया है। जैसे ही गोपाल ने दीपक को अच्छे से रगड़ा, कमरे में एक अजीब सा धुआं फैलने लगा। थोड़ी देर में वहां धुआं एक विशाल और डरावने जिन्न में बदल गया। जिन्न की आंखों में चमक थी। तुमने मुझे इस दीपक से मुक्त किया है और अब मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। मांगो मेरे मालिक, तुम्हें क्या चाहिए? क्या क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? हाँ, लेकिन याद रखना, इस इच्छा का उपयोग समझदारी से करना। तुम्हारे पास एक ही मौका है। गोपाल सोचने लगा। अजी, सोच क्या रहे हो? जल्दी से कहो कि हमारे राघव की तबीयत ठीक कर दो। ए जिन बाबा, सुनो। गोपाल ने आशा को बीच में रोक दिया। नहीं नहीं आशा, रुक जाओ। अब हम राघव की तबीयत तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन इससे सिर्फ हमारी ही तकलीफ दूर होगी। अगर हम इनसे ऐसा कुछ मांगे जिससे हमारी और गांव की सारी परेशानियां दूर हो जाएं, तो सबका भला होगा। सही कह रहे हैं आप। गोपाल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, हमारे गांव में गरीबी है। अगर हमें काले तेल का कुआं मिल जाए तो हमारी सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। इस कुएं से तेल निकलेगा जो सोने से भी कीमती होगा। इसका उपयोग सोच समझकर करना। ये कहकर जिन अचानक गायब हो गया। गोपाल और आशा खुश हुए। अगली सुबह गोपाल जब आशा और मनोहर के साथ खेत में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके खेत के बीचों बीच एक विशाल कुआं खुदा हुआ था। कुएं से एक गहरे काले रंग का तेल बह रहा था। गोपाल को ये देखकर विश्वास ही नहीं हुआ। ये तो सचमुच चमत्कार है। भगवान ने हमारी मेहनत का फल दिया है। हे भगवान, देखो तो कैसे तेल से लबालब भरा हुआ है। वाह भाई गोपाल, मुझे लगा कि तुम लोग मजाक कर रहे हो, लेकिन मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। गोपाल और मनोहर ने कुएं से तेल निकाला और उसे बाजार में बेच दिया। उन्हें बहुत पैसे मिले। गोपाल ने जल्द ही इतनी बड़ी रकम कमाई कि राघव का इलाज हो गया। उसने अपने खेत की मरम्मत की, परिवार के लिए नए कपड़े खरीदे और एक आरामदायक घर बनाया। मनोहर का भी यही हाल था। वाह गोपाल, अब तो हमारे सारे दुख खत्म हो गए। अब मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ। मनोहर, करोड़पति बनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमें अपने गांव के लोगों के लिए कुछ करना होगा। तुम ठीक कहते हो गोपाल। गोपाल ने तेल से मिली हुई रकम का एक बड़ा हिस्सा गांव के विकास में लगाया। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। किसानों की फसल अच्छे दामों में बिकवाई। वाह गोपाल, तुमने तो गांव का रंग रूप ही बदल दिया। इतना विकास तो संपत राम ने सरपंच रहते हुए भी नहीं किया जितना कि तुमने किया है। गोपाल, इस बार सरपंच के चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर तुम्हें भी आवेदन देना चाहिए। अच्छा सुझाव है। सरपंच बनने के बाद मैं इस गांव की और ज्यादा सेवा कर पाऊंगा। गांव के कुछ लोग गोपाल के चुनाव में खड़े होने के फैसले की सराहना कर रहे थे, लेकिन गांव का सरपंच संपत राम उससे जलने लगा। संपत राम अपने खास आदमी धर्मा से बात कर रहा था। वो हमें चुनाव में टक्कर देगा। अरे 20 सालों से हम इस गांव के सरपंच हैं। उसका सारा जोर उस तेल के कुएं पर ही टिका है। हमें उस कुएं पर अपना कब्जा करना होगा। आप चिंता न करें मालिक, मैं अपने आदमी ले जाकर आज रात ही गोपाल के कुएं पर जाता हूँ। वो उस तेल के कुएं पर ही फुदक रहा है ना। मैं आज ही उस कुएं से सारा तेल निकाल लूंगा। हाँ जा, आज रात को ही जा। कुआं खाली करने के बाद फिर से कुआं भरने में
2-3 दिन तो लगेंगे ना। जब भरेगा तो फिर से जाकर तेल निकालेंगे। संपत राम ने रात के समय अपने आदमियों को भेजा ताकि वे गोपाल के कुएं से तेल निकाल सकें। लेकिन जैसे ही आदमियों ने कुएं से तेल निकालने की कोशिश की, अचानक कुएं से आग की लपटें उठने लगी। ये देखकर सभी डर के मारे भाग गए। अगले दिन जब गोपाल को इस घटना का पता चला तो उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, ये कुआं सिर्फ मेरा नहीं है, ये भगवान का वरदान है और इसका लाभ हम सभी को मिल रहा है। लेकिन अगर कोई इसे नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो ये गांव को नुकसान पहुंचाने के जैसा है। रुको गोपाल, हम संपत राम को ऐसे नहीं छोड़ सकते। आज तो उसके किए की सजा उसे मिलनी ही चाहिए। कुछ देर में संपत राम के घर पुलिस पहुंच गई। संपत राम, तुमने गोपाल के तेल के कुएं को आग लगाने की कोशिश की है। ये तेल का कुआं गोपाल की निजी संपत्ति है, इसलिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तभी गोपाल की आवाज से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। रुक जाइए इंस्पेक्टर मैम, ये आग किसी ने नहीं लगाई है। किसी दुर्घटना की वजह से ये आग लगी है। लेकिन गोपाल, आपके गांव के लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई है। उन्हें कोई गलतफहमी हो गई थी। इसमें संपत राम जी का कोई दोष नहीं है। ठीक है, आप ही ऐसा कह रहे हैं तो केस ही नहीं बनता। हम चलते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर चली तो गई, लेकिन संपत राम की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो गोपाल, मैंने तुम्हारे कुएं के तेल को चुराने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें तो मुझसे कोई शिकायत ही नहीं है। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे जलने लगा था, मुझे माफ कर दो। संपत राम जी, गलती इंसान से ही होती है। आप गलत रास्ते पर चलने लगे थे, लेकिन आपके आंसू बता रहे हैं कि आपको अपने किए पर अब पछतावा है। संपत राम जी, जो हुआ उसे भूल जाइए। हम अपने गांव को आदर्श गांव बनाएंगे और इसका भरपूर विकास करेंगे।